हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस क्रिमिनल पॉडकास्ट पर, जहां हम आपको ले चलेंगे अपराध की उन अंधेरी गलियों में जिनके पीछे छिपी हैं रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां। यहां हर एपिसोड में हम सुलझाएंगे उन अपराधों के रहस्य जो दिल दहला देने वाले और दिमाग घुमा देने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर आपको डर, साजिश और सच्चाई की दुनिया में लेकर जाएगा, जहां हर सवाल का जवाब आपको चौंका देगा। यह है क्रिमिनल पॉडकास्ट, आपकी अपराध कथा की एक सच्ची आवाज। शुरू करें। जनवरी का महीना था और मैं किसी इवेंट में हैदराबाद गया हुआ था। ये डिजिटल फोरेंसिक्स का ग्लोबल समिट था और यहाँ पूरी दुनिया से एक्सपर्ट आए हुए थे। कॉन्फ्रेंस 2 दिन की थी और मेरा सेशन पहले दिन ही था, तो मेरे पास समय काफ़ी था। इसलिए मैंने एक मैसेज अपने कुछ ग्रुप्स में किया कि मैं हैदराबाद में हूँ और अगर कोई अवेलेबल हो तो मैं मिलना चाहूँगा। बस थोड़ी सी देर में मुझे एसीपी संजय जी का रिस्पॉन्स आ गया। वेयर आर यू स्टेइंग एंड व्हेन विल यू बी फ्री? कल मिलते हैं। मैंने कहा, सर लंच पर मिलते हैं। मेरा सेशन मॉर्निंग में ही है, मैं 11 बजे के बाद फ्री हो जाऊंगा। ऑडियंस की क्यूरियोसिटी काफ़ी ज़्यादा थी और उनके थे बहुत सारे साइबर सवाल। सेशन के बाद क्वेश्चंस आंसर्स में ही करीब 1 घंटा और लग गया और 12 बज गए। मैंने देखा ऑडियंस में पीछे वाली सीट पर एसीपी संजय आके बैठे हुए थे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया और उनको भी डिस्कशन में एंगेज कर लिया और उसके बाद उन्होंने भी ऑडियंस के सवालों का आंसर किया। लंच करते हुए हमने सभी कंटेम्प्रेरी साइबर क्राइम मोडस ऑपरेंडीज डिस्कस की। उन्होंने बताया कि रील्स और वीडियोस से इम्पैक्ट होके बच्चे बहुत क्राइम कर रहे हैं और ये ट्रेंड बढ़ता ही जा रहा है। जरूरत है कि ऐसे वीडियोस पर भी रेगुलेशन लगाया जाए जो बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। हम अभी बात कर ही रहे थे कि तभी एसीपी संजय का एक कॉल आ गया। शायद कोई अर्जेंसी थी। कॉल के बाद उन्होंने बोला कि एक मर्डर केस का इन्वेस्टिगेशन है, मामला थोड़ा फंस गया है। आई विल हैव टू गो। मैंने कहा, मैं आपके साथ चलता हूँ, गाड़ी में ही थोड़ी देर बात कर लेंगे और उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगा। गाड़ी में बात करते हुए एसीपी संजय ने मुझे बताया कि एक 45 ईयर्स ओल्ड लेडी की बॉडी उसी के अपार्टमेंट में मिली है। लेडी का नाम प्रियंका था। प्राइमा फेसी सुसाइड का केस था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि लेडी ने अपने फ्लैट से जंप किया है। पर एसीपी संजय को अब ऐसा लग रहा था कि मर्डर हुआ है। मैंने पूछा, पर आपको ऐसा क्यों लग रहा है? एसीपी साहब ने कहा, कई सारी चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। एक दिन पहले उसके हस्बैंड ने पुलिस में कंप्लेंट दी कि उसकी वाइफ मिसिंग है और उसके 20 घंटे बाद उसकी वाइफ की बॉडी उसी के अपार्टमेंट में मिलती है। इतनी देर कोई भी नोटिस नहीं करता कि वहां कोई बॉडी पड़ी है, जबकि इस बीच 2 बार पुलिस भी गई। मैंने पूछा, बॉडी सबसे पहले किसने देखी? एसीपी साहब ने कहा, वहीं के एक सिक्योरिटी गार्ड ने। मैंने पूछा, और रिपोर्ट कब लिखाई गई? एसीपी साहब ने कहा, 17 तारीख सुबह 11 बजे हमने सिक्योरिटी गार्ड्स, सोसाइटी के लोगों का सबका स्टेटमेंट ले लिया है। सीसीटीवी भी खंगाल लिया, पर कुछ भी सस्पिशियस नहीं दिखा। मैंने पूछा, हस्बैंड को कब पता चला कि उसकी वाइफ मिसिंग है? आई मीन कंप्लेंट वाले दिन या उसके पहले? डिड दे डू सम सर्च बिफोर फाइलिंग पुलिस कंप्लेंट? एसीपी साहब ने कहा, हस्बैंड का कहना है कि वो जब सुबह सो के उठा तो वाइफ घर में नहीं थी। उसे लगा कि शायद वॉक पर गई होगी, पर नॉर्मली वॉक से भी वो 7 बजे तक वापस आ जाती थी। जब 7:30 बज गए तो उसने ढूंढना शुरू किया। वाइफ का फोन घर पर ही था। नॉर्मली वो फोन कभी भी नहीं छोड़ती, तो उसने उसके दोस्तों को फोन लगाया, पर 10 साढ़े 10 तक भी कुछ खबर नहीं लगी तो उसने पुलिस में रिपोर्ट कर दी। क्योंकि फोन की मूवमेंट नहीं हुई थी, इसलिए पुलिस ने भी मैनुअल सर्च जारी रखा। मैंने कहा, आपके पास वाइफ का फोन और लैपटॉप है? एसीपी साहब ने कहा, हाँ, हमने दोनों डिवाइस क्लोन करा के प्रिजर्व कर लिए हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक लेडी की डेथ 17 तारीख को ही सुबह 7 से 8 के बीच हो गई थी। हाउएवर, ऊपर से गिरने के कारण उसकी बॉडी में काफी फ्रैक्चर्स हैं। हम एसीपी साहब के ऑफिस में बैठे ही हुए थे कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने एक जानकारी दी। सर, ये प्रियंका ने करीब 6 महीने पहले एक पुलिस कंप्लेंट की थी। एसीपी साहब ने चौंकते हुए कहा, अच्छा, तो ये हमें पता क्यों नहीं था अभी तक? सर, ये कंप्लेंट एक दूसरे शहर राजामुंद्री में की गई थी। एसीपी साहब ने पूछा, क्या कंप्लेंट थी? आयो ने कहा, सर, एक्चुअली प्रियंका राजामुंद्री की रहने वाली थी। वहां उसने 2 औरतों के खिलाफ कंप्लेंट की थी कि ये औरतें किसी ब्लैक मैजिक वाली चीजों में इन्वॉल्व हैं और उसकी फैमिली के अगेंस्ट कुछ कर रही हैं और उसकी फैमिली की जान को खतरा है। ब्लैक मैजिक? ये अजीब सी बात थी। एसीपी साहब ने पूछा, फिर उस कंप्लेंट पर कुछ एक्शन हुआ क्या? आयो ने कहा, हाँ सर, दोनों महिलाओं के स्टेटमेंट ले लिए गए थे। जांच में कुछ निकल के सामने नहीं आया। मैंने बीच में इंटरप्ट किया और कहा कि क्या मुझे प्रियंका का मोबाइल या लैपटॉप जांच के लिए मिल सकता है? आयो ने कहा, सर, मोबाइल तो लॉक्ड है और उसका पासवर्ड उसके हस्बैंड को भी नहीं पता।
लैपटॉप का पासवर्ड क्रैक हो गया है और उस पर हमारी टीम काम कर रही है, पर उसमें कुछ मिला नहीं। मैंने पूछा, डेथ के बाद भी उस लैपटॉप पर कुछ काम हुआ है क्या? हमने उस विंडोज लैपटॉप का इवेंट व्यूअर चेक किया। ये एक सिस्टम एप्लीकेशन होती है जो इवेंट व्यूअर रन करने पर खुल जाती है। यहाँ आप अपने लैपटॉप के सारे लॉग्स देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आप अपने लैपटॉप्स की सेटिंग्स में जाएं तो वहाँ प्रिवेसी के अंदर एक्टिविटी हिस्ट्री भी होती है, जिससे आप अपने लैपटॉप की कोई भी पुरानी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। लैपटॉप की एक्टिविटी लिस्ट एक्सप्लोर करने पर एक चीज सामने आई कि प्रियंका का लैपटॉप उसकी डेथ के बाद भी ऑपरेट हुआ था, जबकि उसके हस्बैंड ने कहा था कि उसके लैपटॉप का पासवर्ड उसे नहीं पता। तो फिर उसके लैपटॉप पर किसने काम किया था? प्रियंका का फोन अनलॉक नहीं हो पा रहा था, इसलिए हमने प्रियंका के सीडीआर और आईपीडीआर रिकॉर्ड्स निकलवाए। आईपीडीआर यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल्स रिकॉर्ड आपके मोबाइल के थ्रू इंटरनेट पर की गई एक्टिविटीज के रिकॉर्ड्स होते हैं। सीडीआर से हमने देखना शुरू किया कि प्रियंका नॉर्मली किन लोगों से बात करती थी और किन के टच में थी, लास्ट दिनों में उसने किस किस से बात की। पर सीडीआर में काफी कम रिकॉर्ड्स थे। जाहिर सी बात थी कि प्रियंका मोस्टली व्हाट्सएप पर बात करती होगी या किसी दूसरी वॉइस एप्लीकेशन से। हमने प्रियंका के गूगल डैशबोर्ड से यह भी चेक किया कि प्रियंका के फोन में कौन कौन सी एप्लीकेशन थी। हम प्रियंका के आईपीडीआर से देखना चाहते थे कि वो कौन कौन सी एप्लीकेशन ज्यादा यूज करती थी और लास्ट दिन उसने कौन कौन सी एप्लीकेशन यूज की। पर प्रियंका के आईपीडीआर ने हमें चौंका दिया। उसके डेथ के बाद भी उसके फोन में काफी सारी एक्टिविटीज हुई थी। मतलब या तो उसका हस्बैंड झूठ बोल रहा था या फिर कोई और था जिसने प्रियंका का फोन यूज किया था और उसे उसके पासवर्ड पता थे। अब बारी थी डिलीटेड डेटा रिकवरी की। हमने डिलीटेड डेटा रिकवरी के लिए प्रोसेस स्टार्ट किया और काफी सारा डेटा जनरेट हो गया। हमने पहले सिर्फ इमेज और वीडियो फाइल्स देखनी शुरू की। कुछ वीडियोस तो बहुत अजीब थे, शमशान या कब्रिस्तान की वीडियो। हमने ब्राउजर सर्च कीवर्ड्स और ब्राउजर हिस्ट्री भी एक्सप्लोर की, तो जो कीवर्ड सामने थे उससे साफ जाहिर था कि प्रियंका इंटरनेट पर लगातार कुछ ब्लैक मैजिक से रिलेटेड चीजें ढूंढ रही थी या देख रही थी। उसने ऐसी कई सारी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखे थे। हमने उसका व्हाट्सएप और टेलीग्राम लैपटॉप पर लॉगिन कर लिया और उसके सारे मैसेजेस देखने शुरू किए। हमने देखा कि प्रियंका टेलीग्राम पर भी कई सारे ऐसे ग्रुप्स की मेंबर थी। हमने गूगल डैशबोर्ड से प्रियंका का लोकेशन ट्रैक भी देखा। हम देखना चाहते थे कि प्रियंका 16 तारीख की रात कहाँ थी और रात 2 बजे किस रास्ते से घर पहुंची। और जो हमें दिखा उसने हमें हैरान कर दिया। प्रियंका उस रात एक कब्रिस्तान में थी। पुलिस ने राजा मुंदरी में की गई कंप्लेंट के आधार पर उन 2 महिलाओं से फिर पूछताछ की कि क्या प्रियंका उनसे कांटेक्ट में थी या उनका कोई झगड़ा हुआ हो, पर ऐसा कुछ भी निकल के सामने नहीं आया। प्रियंका की उन महिलाओं से कोई बातचीत नहीं हुई थी। हम प्रियंका का लैपटॉप और ब्राउजर हिस्ट्री देख ही रहे थे कि मुझे प्रियंका की ब्राउजर हिस्ट्री और पासवर्ड में एक स्मार्ट वॉच का लॉगिन दिखाई दिया। मैंने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से पूछा, प्रियंका स्मार्ट वॉच पहनती थी क्या? आयो ने कहा, हाँ सर, कुछ पहना तो हुआ था। मैंने तुरंत कहा, कैन यू ब्रिंग दैट टू मी प्लीज। स्मार्ट वॉच वेरिएबल डिवाइसेस होती हैं जो लगातार आपकी लोकेशन, हार्ट रेट, ऑल्टीट्यूड वगैरह मेजर करती है। आयो ने स्मार्ट वॉच लाके हमें दी। वो ठीक ठाक कंडीशन में थी। हमने उसे थोड़ा चार्ज किया और वो ऑन हो गई। डेटा सिंक हुआ और हमें लैपटॉप पर प्रियंका की 17 तारीख की रिपोर्ट्स दिखने लगी। उस रात प्रियंका रात 2 बजे घर आई थी और जो सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात थी वो ये थी कि प्रियंका की हार्ट रेट सुबह 6:35 पर ही बंद हो गई थी और उसकी लोकेशन घर में ही थी। स्मार्ट वॉच मोबाइल से कनेक्टेड थी। प्रियंका का मोबाइल घर में ही था, तो फिर स्मार्ट वॉच भी घर में ही थी। प्रियंका 5 बजे सुबह सो के उठ गई थी और उसके बाद उसकी हार्ट रेट नॉर्मल थी। 17 तारीख की सुबह 6:35 पर हार्ट रेट बंद हो गई और वो अगले दिन रात 2 बजे बालकनी से नीचे गिरी थी। स्मार्ट वॉच में उसका ऑल्टीट्यूड चेंज भी दिखाई दिया। मतलब साफ था कि उसकी बॉडी को रात 2 बजे ऊपर से फेंका गया था। ये सारे पक्के सबूत थे और ये सबूत काफी थे उसके हस्बैंड शिशिर पर शक करने के लिए। इन्हीं सबूतों के आधार पर पुलिस ने उसके हस्बैंड शिशिर से पूछताछ फिर शुरू की और फिर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसके हस्बैंड ने पुलिस को बताया कि प्रियंका की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं थी और उससे उसका आए दिन झगड़ा होता रहता था। वो लगातार ऐसे जादू टोने वाले वीडियोस देखती रहती थी और हर व्यक्ति पर शक करती थी कि वो उसे मारना चाहता है। वीडियोस और रील देख देख के वो खुद ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करने लगी और ब्लैक मैजिक जैसी चीजों में भी इन्वॉल्व हो गई। वो अक्सर घर से गायब रहने लगी। उस दिन भी वो रात को करीब 2 बजे घर लौटी
और सुबह 5 बजे फिर कहीं जाने के लिए तैयार हुई। इसके बाद इन दोनों का झगड़ा हुआ और 6:35 पर शिशिर ने प्रियंका का मर्डर कर दिया। फ्लैट में पूरे दिन बॉडी रखने के बाद रात 2 बजे शिशिर ने प्रियंका की बॉडी बालकनी से नीचे फेंक दी, जो कि सुबह सुबह गार्ड को मिली। शिशिर ने बताया कि उसके बाद प्रियंका को ढूंढने का उसने नाटक किया, उसके सारे दोस्तों को फोन लगाया, सोसाइटी में भी देखने गया, सीसीटीवी भी देखी और उसके बाद 11 बजे जाके पुलिस को कंप्लेंट कर दी। अगर आप लोग नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।